इंडोनेशिया के इन दो आइलैंड्स के बीच वहाँ एक अनसुलझी और चौंकाने वाली रेखा है जिसे वॉलिस लाइन कहा जाता है। इस रेखा को कोई भी मछली, पक्षी या जानवर पार नहीं कर सकता। यह लाइन बाली और लामबाक आइलैंड्स के बीच से आरंभ होती है और माले आइलैंड्स तक जाती है। इस रेखा को किसी भी रडार या सोनार से नहीं देखा जा सकता, लेकिन इसके पश्चिमी ओर के जानवर और पक्षी पूरी तरह से अलग होते हैं। इन आइलैंड्स के बीच केवल 35 किलोमीटर की दूरी होती है, लेकिन इस छोटे से फर्क में एक पूरी अलगाव है। जब कोई बाली से लामबाग की ओर जाता है तो पूरे वातावरण में परिवर्तन हो जाता है। लामबाग के जानवर और पक्षी बाली की ओर नहीं जाते। इस रेखा के दोनों ओर का समुद्री जीवन भी विभाजित हो जाता है। समुद्र में मछलियां भी इस रेखा को पार नहीं करती। इसलिए ये दो आइलैंड्स जैसे दो अलग दुनियाओं की तरह है, जिन्हें किसी रहस्यमय शक्ति ने विभाजित किया है। यह रेखा अदृश्य होती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ एक अदृश्य रेखा है जो उन्हें अलग करती है। इन आइलैंड्स के बीच जो रेखा है उसे हम वॉलिस लाइन कहते हैं। यह लाइन करीबन 150 साल पहले 1823 में ब्रिटिश खोजी अल्फ्रेड रसल वॉलिस ने खोजी थी। अल्फ्रेड रसल वॉलिस का परिचय आपने स्कूल में जाना होगा। वह नेचुरल सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट के संदर्भ में प्रसिद्ध है। अल्फ्रेड रसल 1823 में इंग्लैंड के एक गरीब घर में पैदा हुए थे। उनके पिता कार्टोग्राफर थे, अर्थात मैप्स बनाने वाले। इसलिए उन्हें विभिन्न जगहों पर ट्रेवल करने का अवसर भी मिलता था। उन्हें पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक था, लेकिन गरीबी के कारण वे बहुत ही छोटी उम्र में ही अपनी शिक्षा छोड़ने को मजबूर हो गए और अपने पिता के व्यापार में शामिल हो गए। एक दिन उनके जीवन का एक डिसीजन उन्हें विश्वास की ऊंचाइयों पर ले जाता है। वे अपने पिता के साथ विभिन्न स्थानों पर यात्रा करते हुए भूगोल और वन्य जीवन में बहुत अधिक रुचि रखते हैं। जहाँ भी वो जाते वहाँ की कुछ पेड़ पौधों और कीटों को अपने साथ ले आते। इस शौक के चलते उनकी डायरी में 18,500 प्रजातियां और प्राकृतिक वस्तुओं की जानकारी दर्ज थी। वो अपनी नौका चलाकर 35 किलोमीटर दूर लामबाग आइलैंड्स पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें बड़ा हैरानी का सामना हुआ। वहां के जानवर और पक्षियों में पूरी तरह से अलगाव था। यह सब उन्होंने अपनी डायरी में नोट किया। यह उनकी खोज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जो आज भी इस अज्ञात रेखा के बारे में जानकारी देता है। यहाँ पर कोमोडो ड्रैगन, कंगारू, कोलाज और बहुत से ऐसे जानवर और परिंदे थे जो सिंगापुर, इंडोनेशिया या बाली में नहीं थे। वॉल्स और उसके साथी बहुत हैरान थे कि ऐसा क्यों है। इसी दौरान वॉल्स को मलेरिया हो गया और उसे एक कमरे में इसी आइलैंड पर रुकना पड़ा। मगर इस बीमारी में उसे एक इनविजिबल लाइन के बारे में सोचने का टाइम मिला और फिर उसके जहन में एक ज़बरदस्त चीज़ क्लिक की। बाली आइलैंड्स पर बहुत सारे वो एनिमल्स हैं जो एशिया में पाए जाते हैं, जैसे टाइगर और हाथी वगैरह, जबकि लामबाग आइलैंड्स पर बहुत सारे ऐसे जानवर और परिंदे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जैसे कंगारू, कवाला और मॉनिटर लिजर्ड। वॉलिस ने फिर यहाँ पर एक थ्योरी प्रपोज की कि आज से कई लाख साल पहले एशिया और ऑस्ट्रेलिया आपस में कनेक्टेड होंगे। मगर वक्त के साथ साथ जैसे बर्फ पिघलती गई और समुद्रों का पानी बढ़ता गया, वैसे वैसे ऑस्ट्रेलिया और एशिया एक दूसरे से दूर होते गए और नतीजतन बीच में समंदर आ गया और ऐसे आइलैंड्स बन गए। जो जानवर उस वेस्टर्न साइड पर थे वो वाली और बाकी एशिया में रह गए और ईस्टर्न साइड वाले इधर लामबाग और ऑस्ट्रेलिया में ही रह गए। अब क्योंकि बीच में समंदर था तो टाइगर, एलिफेंट्स या केक्स जैसे जानवरों के लिए समुद्र को तैरकर क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना इम्पॉसिबल था। तो एक मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई थी। दूसरी मिस्ट्री यह थी कि परिंदे ये लाइन क्रॉस क्यों नहीं कर पाते। लामबाग से बाली और बाली से लामबाग कोई परिंदा क्यों नहीं आता। वॉलिस ने जब बाली और लामबाग आइलैंड्स पर पाए जाने वाले बर्ड्स पर दोबारा गौर किया तो उसे इस सवाल का जवाब भी मिल गया। बेसिकली इन दोनों आइलैंड्स पर नॉन माइग्रेटरी बर्ड्स रहते हैं। असल में बर्ड्स की दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं माइग्रेटरी बर्ड जो हज़ारों किलोमीटर्स का सफ़र करते हैं, जैसे आर्कटिक टर्न जो हर साल करीबन 90,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके साउथ पोल से नॉर्थ पोल आते हैं। इसी तरह साइबेरियन क्रैंस है जो सर्दियों में रशिया से 5 से 10,000 किलोमीटर ट्रैवल करके चाइना, इंडिया और पाकिस्तान आते हैं। इन परिंदों के बहुत ही स्पेशल पर होते हैं जिसकी वजह से ये बहुत देर तक समंदर के ऊपर उड़ सकते हैं। ये बिल्कुल किसी एयरप्लेन की तरह अपने विंग्स फैला लेते हैं और फिर 10-10 हज़ार किलोमीटर तक ऐसे ही रहते हैं। लेकिन इधर ईस्टर्न एशिया में, स्पेशली इंडोनेशिया में जो परिंदे हैं वो नॉन माइग्रेटरी हैं। मतलब वो जिस जगह पैदा होते हैं वहीं बस उधर ही 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में उड़ते रहते हैं। इसलिए इन बर्ड्स के लिए 35 किलोमीटर का समंदर क्रॉस करना इम्पॉसिबल है। तो एनिमल और बर्ड्स की तो समझ में आ गई कि वो ये लाइन क्रॉस क्यों नहीं करते। अब बाकी रह जाती है फिश या दूसरे समुद्री जानवर। फिश के लिए ये लाइन क्रॉस करना क्यों मुश्किल है, यह बात वॉलिस को भी समझ नहीं आई, क्योंकि उस वक्त प्लेट टेक्टोनिक्स का कॉन्सेप्ट डिस्कवर नहीं हुआ था। आज के मॉडर्न टाइम में तो हम सब जानते हैं कि हमारा यह प्लेनेट स्टैटिक नहीं बल्कि डायनेमिक है
ऊपर से स्मूथ नजर आने वाली इस जमीन के अंदर बहुत सी मूवमेंट होती रहती है। हमारी जमीन की सरफेस के नीचे बहुत सी प्लेट्स हैं जो आपस में टकराती हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लेनेट पर बहुत सी चेंजेस होते हैं। जैसे आज हम यह जानते हैं कि तकरीबन 335 मिलियन ईयर्स पहले हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स इकट्ठे थे और हमारी ज़मीन पर बस एक ही कॉन्टिनेंट था जिसे पंजिया कहा जाता है। फिर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से अगले कई करोड़ों सालों में ये सारा कॉन्टिनेंट टूटकर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड होता गया। जैसे 45 मिलियन ईयर्स पहले आज जिसे हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं वो ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा था और टेक्टोनिक प्लेट की वजह से वो यहाँ से टूटकर ऊपर यूरेशियन प्लेट से जाकर मिल गया। इस टकराव के नतीजों में दोनों प्लेट्स की जमीन ऊपर उठकर फोल्ड हो गई और दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज वजूद में आई, जिसे आज हम हिमालयाज के नाम से जानते हैं। ये जो प्लेट्स के जॉइनिंग पॉइंट्स हैं ये बहुत वॉलेटाइल होते हैं और ज़्यादातर अर्थक्वेक यहीं से ओरिजिनेट होते हैं। इसीलिए साउथ एशिया में आने वाले अर्थक्वेक्स हिमालय और हिंदू कुश रेंज में उत्पन्न होते हैं। इसी तरह मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया का समूचा क्षेत्र एक बड़े टेक्टोनिक शिफ्ट का प्रभाव अनुभव कर चुका है। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ अनेकों वोल्केनो इरप्शन का सामना होता है और इसी कारण समुद्र का यह क्षेत्र जो इन दो आइलैंड्स के बीच है उतना ही अतिवेगित होता है। यहाँ पर वाटर करंट इतना तेज होता है कि किसी भी मछली के लिए इसे पार करना बहुत मुश्किल है। इसका अर्थ है कि वाटर के सहवनी गति के कारण कमोडो ड्रैगन्स या किसी अन्य जीव को वाली आइलैंड्स तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता है और उत्तरी दिशा से भी कई मछली इन आइलैंड्स तक नहीं पहुंच सकती। इससे प्रकट होता है कि ये दोनों जगहें एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और इसका प्रमुख कारण है टेक्टोनिक गतिविधि। ये टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट्स ही सबसे बड़ी वजह है इस इनविजिबल लाइन की। इस लाइन के बारे में वालिस की थ्योरी को पहले तो काफी समय तक अनदेखा किया गया था, लेकिन आखिरकार लोगों ने उसे स्वीकार कर ही लिया। हालांकि इस थ्योरी की असलियत को साबित करने में काफी समय लगा, लेकिन इसके पहले से निकाला गया कंक्लूजन सही था। हमारी दुनिया में और भी बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस जगह है जो हमें अन्वेषण के लिए प्रेरित करती है। हम अगले वीडियो में एक और रोचक टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब